लगा कि ये वाली इन्फॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए जो लोग नीट के बारे में एक्चुअली सोच रहे हैं, क्योंकि नीट में मेरे पास ऐसी दो कैटेगरी की इंसान रहते हैं जनरली, जिनका मतलब मेन मकसद होता है नीट देना। तो मुझे लगा कि इस बारे में हाईली बात करनी चाहिए, क्योंकि इस बारे में तो बात करनी थी हम लोगों को। और वैसे भी मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नीट दे रहे हैं। सबको पता है नीट क्या होती है। तो नीट होती है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है नीट। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। इस एग्ज़ाम को इसका जो यूजी पार्ट है, इस एग्ज़ाम को मतलब कंडक्ट करने के बाद जब तुमको रैंक मिल जाता है, इस रैंक के बाद तुम एक्चुअली क्या कर सकते हो, MBBS। पर इस MBBS के कोर्सेज़ में ना काफ़ी सारी चेंजेस आए हैं, जिसके बारे में बात करना हाईली इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहना, पूरी अच्छे से सुनना और उसके बाद डिसाइड करना आर यू रेडी फॉर MBBS और नॉट। तुम इस MBBS के लिए रेडी हो या नहीं। इसके लिए रेडी होने के लिए क्या क्राइटेरिया भी चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ है? क्राइटेरिया चेंज हुई है। ठीक है, तो क्राइटेरियन चेंज की बात कर लेते हैं पहले। तो हम लोग को क्या पता था, हम लोग को हमारे नीट यूजी के टाइम पे ये बताया गया था कि मेरा होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ में मुझे मिल जाएगी इंटर्नशिप। और इस तीनों ईयर्स में ना हम लोग 24 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग 24 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंक्लूडिंग दिस ईयर ऑल्सो। इस फोर्थ के ईयर को भी इंक्लूड करने के बाद हमें इंटर्नशिप मिलने वाली थी। तो हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे। वी वर रीडिंग 24 सब्जेक्ट्स फॉर MBBS। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो मेरी कॉलेज लेने वाली थी। मेरी कॉलेज, जो कि मतलब प्राइवेट भी हो सकता है, ये प्राइवेट भी हो सकता है, या तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकता है। ठीक है, ये था इतने सालों का सिस्टम। एटलीस्ट मैं बात कर रही हूँ तुम्हारा 2005 से लेके 2023 तक यही सिस्टम था। पर मैंने एक नया कॉन्सेप्ट सुना है अचानक से, जिस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद मैं हक्का बक्का रह गई। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में वो लोग कह रहे हैं कि वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और एक चीज़ मुझे मेंशन करनी है, ये जो थर्ड ईयर है ना, इसके 2 पार्ट्स होते थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें क्या होता था, मेरा थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट मिला के रहता था। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा नया वाला स्टार्ट होने वाला है, इसमें मैं फर्स्ट ईयर दूंगा, एग्ज़ाम दूंगा, सेकेंड ईयर में भी एग्ज़ाम दूंगा। ऑब्वियसली मैं जितनी सारी सब्जेक्ट्स पढ़ने वाली हूँ उतने सारे मैं एग्ज़ाम्स देने वाली हूँ। थर्ड ईयर में ना ऐसी एक डिवीज़न आ जाएगी जहाँ पे मुझे एक एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट। इस एग्ज़ाम का नाम नेक्स्ट है। इस एग्ज़ाम का नाम नेक्स्ट है और इस एग्ज़ाम का नाम है नेक्स्ट 2। जनरली मैं डिवाइड करके बोलूँ तो यहाँ पे तुम्हें 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कहाँ गया यार? यहाँ पे तुम्हें 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और इन्हीं 19 सब्जेक्ट्स में क्या होगा ना, ये 19 सब्जेक्ट्स जो तुम पढ़ रहे हो, इस 19 सब्जेक्ट्स में तुम्हारा मेन काम ये रहेगा कि तुम्हें इसके ऊपर एक एग्ज़ाम देनी होगी जो ऑल इंडिया कंडक्टेड होगा। ऑल इंडिया, यस, ये इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, ये इन्फॉर्मेशन अभी भी इतनी तो वैलिड नहीं है, पर ये इतनी वैलिड है कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि तुम्हें करना क्या है। तो ये क्या होगा, ये ऑल इंडिया होगा। ठीक है, इस पे तुम्हें एक रैंक मिलेगा। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद तुम्हें एक रैंक मिलेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है, ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम का रैंक है, ये जो नेक्स्ट 1 वाली एग्ज़ाम है, ये 1 वाला एग्ज़ाम है नेक्स्ट का, ये तो 2 है, दिख ही रहा है तुमको। ये जो नेक्स्ट 1 वाला एग्ज़ाम है, इसका जो रैंक होगा, ये रैंक डिसाइड करेगा कि मेरी इंटर्नशिप पॉसिबल है या नहीं। तुम समझ सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मेरी इंटर्नशिप पे आ रही है कि यही रैंक डिसाइड करने वाला है कि मैं इंटर्नशिप करने वाली हूँ या नहीं। मैं अगर इंटर्नशिप करूँगी तो सिर्फ इसी एग्ज़ाम की वजह से करूँगी, और अगर नहीं करूँगी वो भी इसी एग्ज़ाम की वजह से नहीं होगा मेरा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 हो रहा है, इसमें प्रैक्टिकल्स आते हैं
प्रैक्टिकल्स होते हैं इसमें, और प्लस थ्योरी तो रहती है। तो थ्योरी यहाँ पे कम रहता है, इसकी वेटेज थोड़ी सी कम है, पर इसकी वेटेज ज़्यादा है क्योंकि ये 19 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर रहा है। मेरी फर्स्ट या सेकेंड ईयर को भी इंक्लूड करिए, थर्ड में मेरे जितने सारे सब्जेक्ट्स थे उसको भी इंक्लूड करके जो कुल 19 सब्जेक्ट्स इसके आ रहे हैं, वही 19 सब्जेक्ट्स के ऊपर ये एग्ज़ाम होगा। इसकी जो रैंकिंग आएगी उसके ऊपर मेरा इंटर्नशिप डिपेंड कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हें इंटर्नशिप मिल गया, तुमने इंटर्नशिप कर लिया। इंटर्नशिप के बाद तुम क्या करने वाले थे? तुम करने वाले थे नीट पीजी। तुम नीट पीजी करने वाले थे ना इंटर्नशिप के बाद, बट नीट पीजी को कर दिया गया है बैन। यस, नीट पीजी को वो लोग कैंसिल करने की बात ऑलरेडी सोच चुके हैं। तो भाई इसके परिवर्तन में क्या होगा? यही जो नेट एग्ज़ाम दिख रहा है तुम्हें, यही जो नेक्स्ट एग्ज़ाम दिख रहा है, सॉरी नेट बोल रही हूँ गलती से, यही जो नीट क्या कर रही हूँ मैं, ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम दिख रहा है तुमको, इसकी जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग पे मेरा नीट पीजी अर्थात मेरी स्पेशलाइजेशन डिपेंड करेगी, मेरी स्पेशलाइजेशन डिपेंड करेगी। ठीक है, मुझे नहीं पता है ये वाली नोटिस कितने जन देने वाले हैं, ये वाली नोटिस कितने जन तुम लोगों को कंसर्न करने वाली है, पर मुझे जितना पता चला मैं उतना बता रही हूँ तुम लोगों को। ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी जो रैंकिंग आएगी वही मेरी नीट पीजी मैं नहीं बोलूँ तो अच्छा है, बट ठीक है चलो बोलती हूँ नीट पीजी। मेरी जो नीट पीजी में मैं जो स्पेशलाइजेशन करने वाली थी, स्पेशलाइजेशन अर्थात मतलब अभी तक मैंने जो इंटर्नशिप किया यहाँ पे मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन चुकी थी, मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर बन चुकी थी, पर मैं किसी भी चीज़ की स्पेशलिस्ट नहीं थी। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, इन सब सेक्टर में अगर हमें काम करना है तो हमें स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है। यहाँ तक तो मैं बस एक जनरल फिजिशियन थी, मैं बस एक जनरल फिजिशियन थी अभी तक, पर इसके बाद क्या आ गया? मेरी स्पेशलाइजेशन डिग्री आ गई, जो हम लोग नीट पीजी के थ्रू आउट परस्यू करते थे। पर अगर मैं कहूँ नीट पीजी उठा दिया है तो आप क्या करेंगे? यही जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की रैंकिंग है, नेक्स्ट 1 की रैंकिंग, इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है कि तुम स्पेशलाइजेशन किस पे कर सकते हो। तुम्हारी मार्क्स, तुम्हारी रैंक तुम्हें बताएगी कि तुम स्पेशलाइजेशन किस टॉपिक में करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे 2 डिविजन्स ये आते हैं कि जो सर्जन्स हैं उन्हें एमएस करना है, और बाकी जो सर्जन्स नहीं है, दोज आर नॉट गोइंग फॉर ऑपरेशन और ऑल नॉन ऑपरेशन, चलो मैं ऑपरेशन नॉन ऑपरेशन लिख देती हूँ, पता नहीं है कैसा अजगुबा नाम लिख दिया मैंने। तो ये नॉन ऑपरेशन वाले जो है इन्हें करना है एमडी, ठीक है, मेडिसिन करना है इन्हें। और उसके बाद क्या करना है? इन लोगों को नीट एसएस देना है। क्या देना है? नीट एसएस देना है। मुझे ये चीज़ नहीं पता कि नीट एसएस दोनों के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, पर ये नीट एसएस देना है। इसका मतलब क्या है? इस एसएस का मतलब है सुपर स्पेशलाइजेशन। इसको करने के बाद अल्टीमेटली थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ मैं, इसको करने के बाद मैं अल्टीमेटली तुम बन पाओगे डॉक्टर। वो भी सिर्फ वैसी डॉक्टर नहीं, वो भी स्पेशलाइजेशन वाली डॉक्टर बन पाओगे तुम, समझे? ये पूरी जर्नी ख़त्म करने के बाद तुम बन पाओगे डॉक्टर, वो भी ऐसी वैसी नहीं, स्पेशलाइजेशन वाली डॉक्टर बन पाओगे तुम। पर ये जो पूरी जर्नी है, ये पूरी जर्नी हमें याद रखनी है कि पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट यूजी से। अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर होता है तो उसके बाद मेरी जो एमबीबीएस मिलती है, मेरी एमबीबीएस में मुझे गवर्नमेंट मिले, मुझे प्राइवेट मिले, उसमें मेरे को इस सिस्टम पे जाना है कि मेरे फर्स्ट ईयर में मेरा जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, सेकेंड ईयर में जो बी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, थर्ड ईयर में भी मेरी जो भी सब्जेक्ट्स रहेगी मैं पढ़ाई करूँगी। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक है मेरा नेक्स्ट 1, दूसरा है मेरा नेक्स्ट 2। मेरे नेक्स्ट 1 के एग्ज़ाम में मुझे 19 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मेरे नेक्स्ट 2 के एग्ज़ाम पे मुझे क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी एग्ज़ाम्स मिलेंगे। ये क्लियर हो जाता है ईज़िली, पर नेक्स्ट 1 इसमें मेरे को मैक्सिमम 50% मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स अगर हर सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुआ, अगर हर सब्जेक्ट में मेरी 50% मार्क्स क्लियर नहीं हुई, आई कैन नॉट गो फॉर इंटर्नशिप। मेरी इंटर्नशिप नहीं होगी अगर मैंने इसको क्लियर नहीं किया तो।
इसके ऊपर मेरी इंटर्नशिप डिपेंड कर रही है। सिर्फ इंटर्नशिप नहीं, इंटर्नशिप करने के बाद मेरी इसी रैंक के ऊपर मेरी नीट पीजी की स्पेशलाइजेशन डिपेंड कर रही है। इस स्पेशलाइजेशन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टेबलाइज डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें नीट पीजी देना ज़रूरी था। पर अगर नीट पीजी को एबॉलिश किया गया है, इसका मतलब तुम्हें नेक्स्ट इतने अच्छे से देना पड़ेगा, उसके रैंक के ऊपर तुम्हारी इंटर्नशिप डिपेंड करेगी, उसी के रैंक के ऊपर तुम्हारी स्पेशलाइजेशन डिपेंड करेगी। स्पेशलाइजेशन के बाद तुम्हें 2 सेक्टर्स मिलेंगे, एक है तुम्हारा सर्जन सेक्टर, दूसरा है तुम्हारा ऑपरेशन नॉन ऑपरेशन सेक्टर, सॉरी। तो उसमें ये लोग एमएस ले लेंगे जिन लोगों को सर्जन्स बनना है, और जिनको नहीं बनना है वो एमडी ले लेंगे। एमडी के टाइम पे तुम्हें नीट एसएस देना है, जो कि सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, और वो सुपर स्पेशलाइजेशन में भी तुम्हें क्वालिफाई करने के बाद तुम एक स्टेबलाइज्ड डॉक्टर बनते हो, तुम एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए था जो सच में नीट देने में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी चैलेंजेस करनी पड़ेगी। उसके बाद जब कोई पेशेंट तुम्हें आके कहेगा कि डॉक्टर फॉर यू आई जस्ट गॉट माई लाइफ बैक, तब तुम्हें अलग ही खुशी होगी। आई नो यू ऑल आर वेरी डेडिकेटेड, और तुम लोग सच में अच्छे से प्लान किए हुए हो एमबीबीएस के लिए। तो एमबीबीएस के लिए इतना इन्फॉर्मेशन, ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे दी है, और इस इन्फॉर्मेशन के साथ आज वीडियो एंड करती हूँ। जिनको भी एमबीबीएस करना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे तुम सबको मिलने लगेगी। अभी वैलिड मतलब कच्ची इन्फॉर्मेशन है, जस्ट अभी आई है मार्केट में इन्फॉर्मेशन, इसलिए शायद हमेशा सबको नहीं मिल रहा है, पर ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देखो, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि नीट कैसे क्लियर करें, नीट यूजी के बारे में बात करते हैं हम लोग हमेशा, पर कभी भी ये नहीं बात करते हैं कि नीट यूजी के बाद की जो जर्नी है वो कैसी होगी। तुमको क्या लगता है कि इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की डेथ रेट क्यों बढ़ गई है? ये एक लौता रीज़न है कि इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा पढ़ाई सब हज़म नहीं कर पाते। तो दिस इज़ द रीज़न दे डिसाइड ऑन एंडिंग ऑफ देयर लाइफ। बट यहाँ पे कंसर्न बस इसी चीज़ के लिए दिया जा रही है ताकि तुम पहले से सतर्क हो सको कि तुम इतना लोड ले पाओगे या नहीं। और अगर तुम इतना लोड ले रहे हो तो भाई तुम एक्चुअली जीनियस हो, एंड तुम एक्चुअली आए ही हो डॉक्टर बनने के लिए। तो मुझे पता है जो लोग डॉक्टर बनने में डेडिकेटेड है वो नहीं पीछे हटने वाले, ना, वो नहीं पीछे हटने वाले। तो प्लीज़ अपनी सपनों को साकार कीजिए और इस पूरे करिकुलम को जान के रखिए। आई होप ये करिकुलम की पूरी चीज़ की पूरी लीगलाइज नोटिस बाद में आ जाएगी और सबको ये बात पता चल जाएगी कि कैसे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एमबीबीएस के बाद। तो पहले नीट यूजी क्लियर करें, अपना 12 बोर्ड्स अच्छे से दे, जो लोग 12 बोर्ड्स में है वो अच्छे से दे, अपना 11th भी अच्छे से कंप्लीट करो, जो लोग 11th में है। कोर्सेज तो आते रहते हैं हमारे, और उसके साथ साथ हर एक चीज़ की खबर रखो कि अगर इस चीज़ को किया उसके बाद की कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर किसी को बता के नहीं आती है। तो वैसे भी तुमको जान के रखना पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को विज़िट करना, मेरे टेलीग्राम को विज़िट करना। तब तक के लिए बाय। और मैं दूसरा लेक्चर लेके ज़रूर आऊँगी। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि खुद को भी पढ़ाई है मेरी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट and stay tuned.